Hello, Tanvir. Welcome to my channel. I'm so happy to be speaking to you. And yeah, the floor is yours. Please tell us a bit about your background and your education. Yeah, so my name is Tanzil Asif. I am the founder of My Media. My Media is a Hindi word which is translated into English as I am Media. So it's a hyperlocal news platform based out of Simanchal. Simanchal is one of India's most backward regions. It's in Bihar, the state Bihar, and it has been a historically neglected region. There are statistics and there are reports. If I may quote one recent report called Niti Aayog report, it says that Bihar is the poorest state in India, and in Bihar, these districts where I work from, Kishanganj, are poorest districts in Bihar. So I started my media back in my college days in 2015-16, but Mm-hmm. then I went back to job after like working for 1.5 year in mainstream media. I realized that this is not I was planning to do when I switched from engineering to media field. So this was always there, that this guilt was always there that I am not here for doing this. मैं ये करने के लिए नहीं आया था मीडिया में. तो फिर Mm-hmm. 2017 के एंड तक इस गिल्ट से मैं झेलता रहा इसको अंदर से. लाइक अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में हो रहा है वो हमें नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ नहीं आए. तो एक हमेशा से था कि जो अपना इलाका है जहाँ से हम आते हैं, जो अपना होम टाउन है, जो जहाँ हम बड़े हुए हैं, उस इलाके के लिए कुछ करें. स्पेशली अगर जब आप मेरे जैसे इलाके से आते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ किशनगंज जैसे इलाके से, तो हमेशा एक दर्द रहता है कि अपने इलाके के लिए कुछ करें. तो फरवरी 2018 में फाइनली हमने ये फैसला किया कि हम चलते हैं वापस और यहाँ जाकर कुछ काम करते हैं. तो मैं मीडिया हमने फरवरी 2018 में स्टार्ट किया. अच्छा, तो आपने जो अपनी एजुकेशन किस चीज में कंप्लीट करी है और कहाँ से करी है? हम्म. सो सबसे पहले मैंने बीटेक किया है जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली में है. अच्छा। अ, जी। वहां से मैंने बीटेक किया है. लेकिन बीटेक के दौरान ही फ्रीलांसिंग मैंने शुरू कर दिया था. मतलब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद ही मुझे एहसास हो गया था कि मुझे ये नहीं करना है. तो अराउंड सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, अलग अलग जगह पे लिखना शुरू किया. देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड TwoCircle.net. टू हम्म। सर्कल जो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स हैं उनके बेस्ड है, लेकिन बाहर से के ही लोग, यूएस सेंट्रल लोग हैं कुछ लोग, वो लोग चलाते हैं. तो उनके लिए लिखा मैंने कुछ दिन तक, कुछ और लोकल पोर्टल्स के लिए लिखा. तो बीटेक के बाद जनरली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ यही होता है कि वो या प्लेसमेंट्स की तरफ, कॉलेज प्लेसमेंट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं. इंडिया में यही ट्रेंड है आज भी. तो जी। उस वक्त मेरा ये था कि मुझे किसी मीडिया के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है. तो फिर इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस हैं उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन आईआईएमसी और जामिया का एजेके एमसीआरसी का नाम आता है. तो फिर मैं आईआईएमसी और एजेके दोनों का एंट्रेंस दिया, दोनों ही जगह हो गया था. मैंने हम्म। क्योंकि जामिया से शुरू से मेरी पढ़ाई हुई थी, स्कूलिंग से लेकर बीटेक जामिया में एक लंबा ड्यूरेशन रहा. लगभग 8-9 साल वहाँ पढ़ाई हुई, स्कूलिंग भी वहीं से किया था. तो मुझे लगा कि कुछ चेंज करना चाहिए. तो आईआईएमसी में गया और वहां से मैंने पीजी डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म 2015 और 16 में वहां से मैंने किया. अच्छा, बढ़िया बात है भाई, ये तो अच्छा लगा सुन के। और आपको जो है ये इंस्पिरेशन या आपको ये शौक कहाँ से लगा कि आपको आपको कैसे पता कि आपको यही करना है, आपको जर्नलिज्म में जाना था? क्यों आपको ऐसा लगा? तो ये चीज जो है, क्योंकि मुझे बचपन से ही जहां भी मैं न्यूज़पेपर देखता था तो मुझे बहुत ज्यादा चाहत होती थी पढ़ने की. बल्कि कई बार मुझे बचपन के इंसिडेंट्स याद आते हैं कि पहले हम लोग बाहर रहते थे इधर, मतलब लॉज लेके. कभी अब्बू के साथ रहता था मैं दूसरे शहर में, तो अम्मी नहीं रहती थी वहां पे. तो कई बार होता है कि जब ऐसे ही दस्तरखान को भी थोड़ा साफ रहे उसको बचाने के लिए ऊपर न्यूज़पेपर डाल देते हैं और उस पर फिर खाना खाते थे. तो मेरी ये आदत होती कि न्यूज़पेपर जब खाना खा रहे होते थे तो जिस उस न्यूज़पेपर में जो स्टोरी होती थी, भले ही वो 2 साल पुरानी हो, मैं उसको बिल्कुल पढ़ने लगता था और खाने से ज्यादा मेरा फोकस उस स्टोरी पे चलाता था. तो अब्बू से डांट भी पड़ती थी कि पहले खाना खा लो, न्यूज़पेपर तो घर पे ही रहेगा, पढ़ लेना बाद में. तो वो आदत मेरी रही शुरू से.
उसके बाद बहुत जल्दी, जैसे कि मुझे याद है कि 2000 के जो इलेक्शंस हुए हमारे यहाँ, आई एम जी। बोर्न 1993 बोर्न, तो 2000 के मैं 7 साल का था। और उसके बाद जो इलेक्शन हुए 2005 के इलेक्शन हुए, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही छोटी उम्र में था। 2005 में जब इलेक्शंस हुए अपने इलाके में, और 2004 में जो इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस स्टेट के और फिर और लोकसभा के और स्टेट के, तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा अवेयर था कि कौन कैंडिडेट है, कौन पार्टी से कहाँ है, इलाके के इश्यूज क्या हैं। तो शुरू से वो चीज था। लेकिन क्योंकि अपना एक माइंडसेट है, इंडियन माइंडसेट अब भी वो है कि जी। प्रोफेशन जब चूज करना चाहता है तो इंजीनियरिंग और डॉक्टरिंग की तरफ, डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है, दो तरफ पुश कर दिया जाता है। तो क्योंकि बड़े भाई इंजीनियर थे, उसके बाद फिर आर्किटेक्ट हुए बाकी दो भाई, तो मुझे भी शुरू से यही था कि और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर बनना है, तो दो ही चीज लेके। तो फिर हम तो उस वक्त चले गए भाई लोग के पीछे पीछे, भाई लोग जो कर रहे हैं इंजीनियरिंग हम्म। करने चले गए। लेकिन इंजीनियरिंग करने के दौरान जब मैंने रेगुलर जो मीडिया में उससे खबरें आ रही थी, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, जो कुछ देश में हो रहा था, जब उसको समझना शुरू किया, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि देश की मीडिया जो है इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो कुछ हो रहा है इसको हम मीडिया को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं, क्योंकि मीडिया जिम्मेदारी से अभी काम नहीं कर रही है। तो ऐसी केस में क्या होता है कि ज्यादातर लोग शिकायत करने वाले, कंप्लेन करने वाले ज्यादा होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम दिख रहा है और आप एक किनारे पे खड़े होकर आप बस बोल रहे हैं कि नहीं ये प्रॉब्लम है। सॉल्व करने वाले बहुत कम होते हैं। तो मुझे लगा है कि मुझे वो कंप्लेन करने वालों में कम होना चाहिए, और अगर मुझे प्रॉब्लम ये दिख रहा है, इस सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, तो उसे हम्म। सॉल्व करना चाहिए। तो उस वक्त से ही ये था कि नहीं, मीडिया में जाके कुछ ऐसा करें जो कि रियल में मीडिया को करना चाहिए। तो वहां से उधर ये आया। और बाकी इंस्पिरेशन के तौर पर उस तरह का कोई इंडिविजुअल इंस्पिरेशन नहीं है। मैं जो हम्म। फॉरेन इंटरव्यूअर्स हैं कुछ, जैसे कि मेहदी हसन के इंटरव्यूज मैं काफी रेगुलरली शुरू से देखता रहता जी। था, तो उनके इंटरव्यूज से मैं काफी इंस्पायर हुआ। तो जैसे मेरा भी एक इंटरव्यू सीरीज आता है, एक इंटरव्यू सीरीज आता है बेबाक इंटरव्यू करके। तो उसमें भी आप देखेंगे तो वैसे ही हम्म। मैं कन्फ्रंट करने की कोशिश करता हूँ जो अथॉरिटी हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो जीते हुए पॉलिटिशियंस हैं अच्छा। यहाँ के। तो वो एक चीज हमेशा चला। तो आपके अम्मी अब्बू का कैसा रिएक्शन था इस पे, कि क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और फिर एकदम से आपने ये फ्लिप कर दिया कि हम अब जर्नलिज्म करेंगे, क्या रिएक्शन था आपके फैमिली का इस चीज पे? हाँ, तो अम्मी अब्बू ने कभी मतलब मना नहीं किया, क्योंकि हम लोग 7 सिबलिंग्स हैं और मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो उन्होंने अरे वाह। 6 लोगों को काफी गाइड कर दिया था, तो मेरे तक था कि जो कर रहा है करने दो। तो जब भी मैंने जो चूज किया बस उन्हें बताया, उन्होंने कभी मतलब उसको अपोज नहीं किया। बस वो ये चीज जानना चाहते थे कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, या फिर क्या हो रहा है, कैसे होगा, उसमें क्या फ्यूचर क्या है, ये है। तो उसमें उनके तरफ से कभी किसी तरह का ये नहीं था। बस ये था कि जब मैं इंजीनियरिंग से जर्नलिज्म की तरफ स्विच कर रहा था, मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो भी इंजीनियर ही हैं। और तो उन्होंने उस वक्त उन्होंने पूछा कि तो कहाँ कहाँ इंट्रेंस देना है जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए। तो उस वक्त हम लोग क्योंकि शुरू से जामिया में रहे, तो हमारा ये था कि जामिया का एजे के एमसीआरसी है और वहां से जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी है। लेकिन भाई ने कहा कि मैंने रिसर्च किया कि और कुछ कॉलेजेस हैं, तुम सिर्फ जामिया ही पे क्यों टिके हो, तो आईएमसी में भी दो। तो फिर उनसे उन्हीं से मैंने सबसे पहले आईएमसी के बारे में सुना था, ये आईएमसी भी एक कॉलेज है। तो फिर हम आईएमसी की तरफ वहां गए। तो गाइड ज्यादा किया बड़े लोग जितने भी फैमिली हैं, मतलब किसी ने मना कभी नहीं किया कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस ये। कि अच्छी बात है नहीं मना किया, वरना जर्नलिज्म ऐसे ही हमारा मर जाता। हाँ, ये तो था सबके कि माँ बाप मना कर जब देते। हाँ जब मैं जॉब छोड़ के दिल्ली से आया और जी। फिर घर पे आके जब इंडिपेंडेंटली मैं मीडिया चलाने लगा, तो इनिशियल जो 2018 से 20 तक का फेज कह सकते हैं, वो काफी मुश्किल था। और ज्यादातर टाइम क्योंकि घर पे ही रहता था मैं, एक दिन फील्ड, क्योंकि अकेले ही उस वक्त काम होता था ज्यादातर, ये पहला जो 1 1.5 साल था वो अकेले ही मैंने काम किया। तो एक सेल फोन हम्म। होता था, एक सेल्फी स्टिक होता था, एक बाइक होता था। तो मैं दिन भर इलाके में शूट करता था, और फिर उसको स्टोरी को प्लान करने में, पब्लिश करने में उसको काफी लगभग 1 2 दिन लग जाते थे, क्योंकि उस वक्त लैपटॉप भी काफी स्लो था, हम्म। बहुत पुराना लैपटॉप था। तो एडिट करने के बाद अगर 15 मिनट की स्टोरी है तो एक्सपोर्ट होने में 5 घंटे लग जाते थे।
और वाईफाई गांव में नहीं होता था, अपलोड होने पे और 5 घंटे लग जाते थे। तो उस वक्त ज्यादातर होता था कि मैं एक दिन शूट करता था और फिर 2-3 दिन तक कमरे में बंद होके यही पहले पब्लिश एडिट करो, फिर उसको पब्लिश करो। तो मम्मी परेशान हो जाती थी कि दिन भर सोता क्यों रहता है, क्योंकि पेरेंट्स को ही लगता है कि अगर वो घर से कोई नहीं निकल रहा है बच्चा बाहर तो वो सो ही रहा होगा। तो वो मम्मी पूछते रहती थी कि इतने घर पे ही क्यों सोते रहते हो, कुछ बाहर क्यों नहीं निकलते हो? ऐसा कौन सा काम है कि तुम घर ही में 2 दिन से बंद हो? तो ये उनको ज्यादा टेंशन रहती थी कि घर से क्यों नहीं निकल रहा है। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है, अब मम्मी सब समझने लगी चीजों को कि क्या हो रहा है। हम्म। तो मतलब आप ये जो वीडियो शूट करते थे सब यूट्यूब पे डालते थे? हाँ, तो मुझे। जैसा मैंने पहले बताया कि जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, ये हमने 2015-16 में ही आईएमसी में जब हम कॉलेज में थे तभी हमने बना लिया था। उस वक्त क्योंकि जो मैंने बताया कि मीडिया को लेकर जो दिक्कतें थी, तो उस वक्त हमारे बीच जो हमारे क्लासमेट्स थे, हमारे बीच ये डिस्कशन होता रहता था। तो एक दिन ऐसे ऐसे करके बात हुई कि तो इसको लेकर करना क्या चाहिए। तो हम लोगों ने यही सोचते सोचते हमने शुरू किया कि चलो एक कॉलेज में जो लास्ट डे होता है सैटरडे के दिन, जो वीक होता है, उस दिन हम जो है क्या करते हैं, टॉक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ही नाम प्रपोज किया कि इसको मैं मीडिया टॉक्स नाम से स्टार्ट किया जाए। तो हमने मैं मीडिया टॉक्स नाम से स्टार्ट किया, तो उसके लिए वो फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल बनाया था। लेकिन फिर ये था कि कॉलेज से जैसे ही निकला 2016 में, तो वो फिर लगभग बंद सा हो गया, कोई उसको चला नहीं रहा था, जितने भी साथी थे सब जॉब में चले गए। तो वो हम्म। 2016 से फिर 18 के बीच बंद ही रहा। मैं एक बार पूछना चाहिए, तो अभी आपकी जो टीम है कितनी बड़ी टीम है आपकी? तो टीम अभी हमारी परमानेंट हम लोग 8 लोग हैं। 8 लोगों की टीम है हमारी। तो उसमें अलग अलग रोल पे लोग हैं, वीडियो एडिटर से लेकर रिपोर्टर्स, सब एडिटर, एंकर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एडिटर, ग्राफिक्स डिजाइनर। उसके हम्म। अलावा फ्रीलांसर्स, स्ट्रिंगर्स एंड फ्रीलांसर्स, वो उनका नेटवर्क है, वो अराउंड 10-11 लोग और हैं जो जी। स्ट्रिंगर्स फ्रीलांसर्स, वो रेगुलर हमारे लिए स्टोरीज करते रहते हैं। सब चीजें होती है, जैसे कि हम लोग रीच बढ़ाने के लिए हमारी स्टोरीज क्योंकि हिंदी में होती है, तो रीच इंग्लिश में अच्छी स्टोरीज होती है तो इंग्लिश सब में सब टाइटल उसमें करवाते हैं। अच्छा। तो हाँ। सब टाइटल्स करवाने के बाद होता है कि वो इंटरनेशनल ऑडियंस भी उसको समझ पाए। तो जी। उसके लिए भी हम लोग फ्रीलांसिंग वर्क वगैरह करवाते हैं। तो वो फिर अलग से 10-11 लोग फ्रीलांसिंग और स्ट्रिंगर्स का, परमानेंट हम लोग 8 लोग हैं। तो ये जो आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करी, आपने ये सिटीजन जर्नलिज्म कह रहे हैं इसको, जो आपने एकदम से जो खुद से शुरू किया अपने सेल्फी स्टिक के साथ, कैमरा के साथ, तो आपको ये अपने अंदर ऐसी क्या, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या आपने अपने अंदर ऐसी क्या चीजें देखी जो दैट टुक यू सो फार, मतलब कि हाँ ये अगर मेरे अंदर है तो मुझे इसको इम्प्रूव करना होगा, ये मेरी वीकनेसेस है इसको मुझे इम्प्रूव करना होगा, तो ऐसा क्या आपने अपने अंदर नोटिस किया? हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस था, जैसे आपने कहा सिटीजन जर्नलिज्म, तो स्टार्टिंग के वीडियोस जो हमारे थे, तो वो सिटीजन जर्नलिज्म वाले ही थे। जो मैं कहता हूँ कि आप जाते हैं, एक माइक आईडी उठाया और लोगों से बात की, भाई आपके इलाके के, आपके कॉलोनी के क्या इश्यूज हैं, आपके यहाँ के क्या इश्यूज हैं, लोग बोले और उसको मैंने डाल दिया। तो वो सिटीजन जर्नलिज्म ही था। आजकल भी इंडिया में बहुत लोग ऐसे ही कर रहे हैं और उसको भी जर्नलिज्म कह के सेल कर रहे हैं। लेकिन हमने 4 साल में काफी इम्प्रूव किया, अपने वर्क को बार बार देखा कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। जो मीडिया हाउसेस अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी स्टोरीज निकाल रही हैं, जैसे कि बीबीसी के स्टोरीज या डीडब्ल्यू के स्टोरीज, ये जो इंडिया से इन लोग की स्टोरीज आती है, अल जजीरा की स्टोरीज जो भी इंडिया से आई है, हम्म। इनको हमने रेगुलर फॉलो किया कि कैसे हम स्टोरी को अपना बेटर कर सकते हैं, क्या मिसिंग है। तो ये करते करते आज मुझे लगता है कि 2021 से हमारी स्टोरीज में 21 क्या 22 कहना है, बाय। 2022 की शुरुआत से हमारी स्टोरीज में काफी इंप्रूवमेंट आया है। अब स्टोरीज देखेंगे तो वो बिल्कुल कंप्लीट, हम जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स स्पेशली जो होती हैं, वो एक रिसर्च रहता है, उसमें कई दिनों की मेहनत होती है। कई बार कई स्टोरीज 3-3 महीने हमारी टीम लगी रहती है, फिर वो स्टोरी कंप्लीट हो पाती है। तो हम्म। उस तरीके से है, तो वो काफी एक लंबा जर्नी रहा। क्योंकि मेरे साथ मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज रही कि मैंने मेन स्ट्रीम मीडिया, जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया, वहाँ ज्यादा दिन काम नहीं किया। ये मुझे लगता है कि ये मेरे साथ अच्छी चीज हुई है, क्योंकि ज्यादा दिन जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करने लगते हैं तो वो उसी तरीके से ब्रेन काम करने लगता है, और जो मीडिया में बुराई है वो फिर मैं भी करप्ट हो जाता वैसे ही।
और मेरा भी दिमाग वैसे ही काम करने लगता है कि ऐसे ही स्टोरीज बनती हैं। तो जब मैं मीडिया में सिर्फ 1 डेढ़ साल में मैंने देख लिया कि ये सारी इनकी गंदगियां हैं, मैं यूज टू नहीं हुआ उस चीज से। और फिर जब मैं खुद करने लगा तो 2019 की स्टोरीज में काफी कमी थी, मेरी स्टोरीज में 18 की स्टोरीज में और कमी थी। लेकिन फिर 20 21 बढ़ते बढ़ते जी। और 21 के बाद जब 22 आते हैं तो 22 की स्टोरीज में काफी इंप्रूवमेंट किया। और हम कहीं से भी हम्म। अब नहीं कह सकते कि वो सिटीजन जर्नलिज्म है, बल्कि उसको हम कंप्लीट एक पैकेज के तौर पर कई दिनों की मेहनत से उसको निकालते हैं। उसमें रिसर्च होता है, डाटा होता है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है, हर एक चीज होने के बाद ही रिपोर्ट्स आती जबरदस्त। और जो जैसे अब आप जैसे आपने तो ये आप फाउंडर हैं, ठीक है, मैं मीडिया के। आप है। अब इसमें जैसे कि पहले तो आप उसमें कैमरामैन भी बिहेव करते थे, आप ऐसे भी बिहेव करते थे कि आप मतलब पूरा आपने सब कुछ अपना सेटअप किया, इक्विपमेंट किया, के बाद आपने एडिट भी खुद किया। तो अब आप जो है थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, मतलब आपके किसी टीम है, आपने थोड़ा बैक फुट लिया है, या अब आपका क्या रोल है एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, ऑफ द बिजनेस? नहीं, रोल तो और बढ़ गया है। बल्कि ये था कि पहले क्या था, पहले ये था कि खुद से अगर शूट किया, खुद एडिट किया और खुद पब्लिश किया तो सारे डिसीजंस खुद लेने होते थे। तो वो था हम्म। कि और उस पर कोई हेडेक नहीं होता था कि एक स्टोरी आया, अब आज आपने शूट किया, कल ठीक है थक गए भाई 2 दिन आराम कर लेते हैं, हम 3 दिन के बाद स्टोरी डालेंगे। अब एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है। अब होता है कि इतनी बड़ी टीम है और अब इलाके में एक इलाके के प्रति भी जिम्मेदारी है कि जो लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, तो हम कोशिश करते हैं कि स्टोरेज टाइमली जाए। तो और उससे एक हमने इलाका भी बढ़ाया है, अपने काम का वर्क का रेंज बढ़ाया है। अकेले जब मैं काम करता था कि लेट्स से कि आज एक गांव में गया, वहां की स्टोरी की और वो एक हफ्ते में वो स्टोरी आई। लेकिन आज के दिन क्या हो रहा है कि हमारी जो टीम है वो पैरेलली कई स्टोरीज पे काम कर रही है। अगर आज हम एक इवेंट कवर करने गए या हम कहीं एक जगह पर हैं, तो हमारी टीम के दूसरे लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्टोरीज कर रहे हैं। तो एक पैरेलली कई स्टोरीज हो रही हैं। तो अब मुझे अपनी स्टोरी को भी देखना है कि अपनी स्टोरी मेरी कैसी जा रही है। फिर जो और 2 लोग काम कर रहे हैं उनकी स्टोरीज को भी देखना है, उनको भी इनपुट्स देने होते हैं कि नहीं आपने ये किया है, स्टोरी का ये पार्ट मिसिंग है, इसको फिर से करो। तो काम बढ़ गया है, लोग बढ़े हैं तो उसके साथ काम बढ़ा है और जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। तो और फिर उस तो ऐसा नहीं है कि अब आराम के दिन आ गए हैं, और ज्यादा ज्यादा काम बढ़ गया बस ये। अच्छा, आप अपने काम में जैसे जब आपने चले शुरू किया अपनी, आपने जॉब छोड़ी 2018 में, आपने जो मैं मीडिया जो शुरू किया, तो उसमें आपने सबसे बड़ा मतलब रिस्क तो बहुत था ना उसमें, या आपको पता था हम्म, कि ये हिट हो जाएगा? रिस्क रिस्क तो था। नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा रिस्क था। बल्कि मैं आपको जॉब छोड़ने की कहानी बताता हूँ कि 2017 में मैं इंडिया का सबसे बड़ा लाइक लीडिंग मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी है, वहां पर बिल्कुल ऐसे ही टाइम भी अराउंड यही था, 11 बजे के नहीं और 1 घंटे होंगे, नाइट शिफ्ट में था मैं, 11 बजे रात के अराउंड। उस वक्त बॉस से कुछ बहस हुई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही। व्हाट्सएप ग्रुप पे बॉस ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, उनकी लैंग्वेज सही नहीं लगी। तो मैंने वहीं पे उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे रिजाइन दे दिया 11 बजे रात में, और मैं फिर घर चला आया। घर आने के बाद 2 दिन फोन बंद रहा और सोता रहा। फिर जब 2 दिन के बाद होश आया तो मुझे लगा ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास तो कोई प्लान ही नहीं आगे करने का, 11 बजे रात में कौन जॉब से रिजाइन करता है। तो उसके बाद 2 दिन के बाद जब होश आया तो मैंने फिर और लोगों से सीनियर्स से एडवाइस लेने की कोशिश की। तो धीरे धीरे लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि अभी ही वो टाइम है जब मुझे मैं मीडिया को लेके आगे बढ़ा जा सकता है। फिर मैं अगर वापस जॉब में गया तो एक बार कंफर्ट जोन में जाने के बाद आदमी चैलेंजेस, इस तरह के हम्म। चैलेंजेस नहीं ले पाता है, या फिर एक एज पे जाने के, वो था कि जॉब का बहुत ही अर्ली स्टेज था, उस वक्त जॉब हमने शुरू किया था, तो उस वक्त उस तरह के रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अब कोई अगर 40 और 45 साल की उम्र में जाके इस तरह के रिस्क लेने की सोचे तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलीज की आ जाती है फिर आगे जाके, तो वो आदमी थोड़ा ज्यादा हिचकिचाने लगता है। मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, रिस्क ले लेना चाहिए। तो उस वक्त मेरे पास सेविंग्स भी बिल्कुल ही नहीं थे, जॉब भी बहुत ही स्टार्टिंग में थी, तो पे भी बहुत ही कम था। तो उस वक्त बल्कि मैंने ये प्लान कर रखा था कि जिस दिन मैंने जॉब रिजाइन किया उसके 2 दिन के बाद की मेरी छुट्टी थी, और पूरा साउथ इंडिया एक मैंने सोलो ट्रिप प्लान कर रखा था कि एक हफ्ता मस्त घूमेंगे,
वापस आएंगे, फिर जो है वापस 1 साल और जॉब कंपनी में काम करेंगे, कुछ सेविंग्स करेंगे, फिर देन मैं मीडिया स्टार्ट करेंगे। लेकिन अचानक से कई बार अनप्लान्ड चीजें हो जाती है और वही बेहतर हो जाता है। मेरे ख्याल से शायद 1 साल अगर टिक जाता वहां पे तो फिर निकलना मुश्किल होता। तो मैंने वहां पे जब ये कर लिया, और फिर दिल्ली में ही रह के, जब ये जॉब मेरी दिल्ली में ही थी, तो वहां दिल्ली में ही रह के मैंने बहुत कोशिश किया कि वापस जो मैं मीडिया को रिवाइव किया जाए, मतलब वापस क्या मैं मीडिया को शुरू किया जाए, जो चैनल था। दिल्ली में मैंने कई स्टोरीज कवर किए, कई इंटरव्यूज करने की कोशिश की जाकर। लेकिन दिल्ली में मुझे लगा कि वहाँ कुछ होने वाला है नहीं, वैसे ही इतना ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा वहाँ पे मीडिया है कि जी। वहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा कोई, और ना ही हम्म। दिल्ली जैसे शहर को मीडिया की ओर। तो फिर आगे मेरे पास ये था कि हमेशा से ये था कि अपने इलाके में कुछ करना है। तो फाइनली मैंने जॉब से रिजाइन किया था सितंबर अक्टूबर 2017 में। तो मुझे 2-3 महीने लगे ये हिम्मत करने में कि इतने साल के बाद घर जाना है। तो मैं घर से निकला था लाइक बहुत ही छोटे उम्र में, जब मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया था, लाइक 7-8 साल का उस वक्त में था। तो अगेन लाइक 2000 के आसपास साल का था मैं, उस वक्त मैं बोर्डिंग स्कूल में चला गया था। तो बोर्डिंग स्कूल में गया तो उस वक्त से जब गांव छूटा, घर छूटा, तो करते करते वापस फिर मैं 2017 लाइक इट्स कंप्लीट 2018 कंप्लीट 18 साल के बाद ये डिसीजन लेना कि वापस अब मुझे जाना है, वो काफी टाइम लगा है। डिसीजन लेने में ही 3-4 महीने लग गए। तो लेकिन जब फाइनली मैंने डिसीजन लिया फरवरी 2018 में यहाँ आया, तो स्टार्टिंग में वो चीज बिल्कुल, जो डर था वो, कि मतलब आपको गाड़ी में जब पेट्रोल डालने के पैसे भी नहीं होते हैं, कि बाइक लेके कहीं जाना है, घर पे बाइक तो है लेकिन जब बाइक में पेट्रोल भी तो डालना है तब तो स्टोरी करने जाएंगे। उसके लिए भी जब पेरेंट्स से पैसे लेने पड़े, मम्मी के पास जाओ कि पेट्रोल के पैसे नहीं है, पैसे दे दो। मम्मी पापा दे तो देते हैं, लेकिन खुद में वो थोड़ा फील होने लगता है कि 18 साल आप बाहर रहे, मम्मी पापा ने बाहर भेजा, वापस आके उन्हीं से पैसे लेके जा रहे हो वापस काम करने, तो फिर फायदा क्या। तो वो गिल्ट भी अंदर कुछ दिन तक रहा, लेकिन चलता रहा और चलता रहा। फिर ये होता था कि यूट्यूब से थोड़ी अर्निंग आने लगी, कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। फिर बीच में जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब में पहुंचे, तो यूट्यूब ने हमारे चैनल को से मोनेटाइजेशन खत्म कर दिया। तो उस वक्त फिर मैंने कुछ स्टोरीज पढ़ी थी, तो उसमें यह था कि फेसबुक मोनेटाइजेशन उस वक्त स्टार्ट करने वाला था। दिस इज 2019 के एंड में। तो फेसबुक उस वक्त मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं किया था। तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स की एडवाइस थी कि आप अपने कंटेंट को कई प्लेटफॉर्म पे पहले डालें तो रिस्क कम रहता है, सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट ना रहे, फेसबुक पे भी डालें, हम्म। लिंक्डइन पे, इवन लिंक्डइन पे भी न्यूज आजकल काफी चल रहा है, लिंक्डइन जी। पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, ट्विटर पे डालें। ट्विटर पे तो फुल लेंथ वीडियो भी आने लगा है। तो वैसे वो चीज मैंने तब से ट्राई करना शुरू किया। 19 से मैंने बिल्कुल यूट्यूब पर स्ट्रिक्ट ना रह के हर जगह अपने कंटेंट को वो करना। इवन कि उस वक्त इंडिया में टिकटॉक और टिकटॉक का एक राइवल कंपनी लाइकी करके था, हम्म। LIKE। तो ये दोनों इंडिया में काफी चल रहे थे तब, उन पे भी मैंने डालना शुरू किया। और टिकटॉक और लाइकी पे जो हमारा रिस्पॉन्स आया, बिल्कुल मिलियन मिलियन जा रहे थे हमारे कंटेंट। तो उससे काफी जबरदस्त। हिम्मत मिल रहा था, लेकिन फिर वो बैन हो गया इंडिया में अब तो, लाइक हम्म। काफी दिन हो गए बैन हुए। तो उनसे फिर पार्टनरशिप भी हुई आगे हमारे लाइकी से जाके, कंटेंट के लिए पार्टनरशिप। तो जब पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा था और सबकी जॉब्स जा रही थी, तो हमारे साथ उल्टा था कि लाइकी ने हमें इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे रखा था कि हम वो घर पे बैठ के चलो कोरोना के टाइम पे पैसे बनाओ। तो वो हम लोग लाइकी के इतने इतने काम आ गए उस वक्त। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने, उस वक्त हमारी कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे चली गई थी। उस वक्त हम्म। 10-15 लोगों को हमने फ्रीलांसर्स को रखा। तो वो मोस्टली क्यूरेटेड कंटेंट बनाते थे, कि वो बिल्कुल वर्ल्ड वाइड, इंडिया के भी जी। इंटरनेशनल कंटेंट भी। तो वो जैसे ही कोरोना के पूरे फेज में ये चीज चलता रहा, लाइकी से हमारी पार्टनरशिप अच्छी रही। फिर लेकिन आगे जाके जब इंडिया में ये चाइनीज ऐप बैन हो गए सारे, तो वो भी पार्टनरशिप गई। फिर आगे जाके आगे आप पूछेंगे और चीजें रेवेन्यू वगैरह के बारे में, तो उसमें मैं आगे जोड़ूंगा, तो रिपीट हो जाएगा वो। आगे हमने फिर कैसे किया रिवाइवल। आप अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, जैसे फेल हो गई अगर कोई न्यूज, तो मतलब खुद भी कैसे आपको मोटिवेशन मिलता है कभी ऐसे, क्योंकि जर्नलिज्म तो एक ऐसी चीज है जो हर वक्त यू हैव टू बी ऑन योर टोज, जैसे हर वक्त जाना है, यू हैव टू बी ऑन योर फुट, इधर से जाना उधर जाना, यहाँ से कहानी ढूंढनी है, तो कैसे ये मोटिवेशन कहाँ से आता है टीम को भी और आपको भी? हाँ, तो हमारा जो वर्क कल्चर थोड़ा, हमारे ऑफिस का छोटी सी टीम है, 8 लोगों की। लेकिन मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा कि आपको इतने बजे ऑफिस आना है और इतने बजे चले आना है। तो ये सबसे बड़ा हमारा ये है, ये चीज मैंने सीखा है
हमारी इंटर्नशिप थी, स्कूप वूप करके एक इंडिया में कंपनी थी, अब उन्होंने नाम बदल लिया है, वो काफी हाँ मुझे पता है वाली उतना नहीं शायद। चल रहा, बस फीड स्टाइल में चलाते थे। तो वहां मैंने हाँ 3 महीने वहां इंटर्नशिप की थी। तो वहां से मैंने ये सीखा कि टाइम में बाउंड कर देंगे अगर आप एम्प्लॉयज को, तो वो फ्रीली काम नहीं कर सकते। स्कूप वूप में ये वर्क कल्चर था कि वो ये नहीं रखते थे कि 9 बजे ऑफिस में आके बैठ जाओ, 10 बजे आना ही है। हम लोग, मैं मतलब वहाँ इंटर्न था और मैं कई बार हमारी शिफ्ट होती थी 10 बजे की, 11-12 बजे हम लोग पहुंचते थे। कि जिस दिन काम होता था तो 7-8 बजे रात तक रुक के करते थे। तो उस तरह का वर्क कल्चर हमारे यहाँ भी है। हम क्या करते हैं कि किसी को हमने ये नहीं बोला हुआ है कि इतने बजे आओ, इतने दिन काम करो, या वीक में तुम 2 दिन कहाँ गायब थे। इस तरह की चीजें तो टेंशन फ्री रहते हैं सब लोग। तो सब अपने क्रिएटिव तरीके से अपने इससे काम करते हैं। ये होता है कि कई बार टाइम बाउंड चीजों को करना पड़ता है। कई बार होता है कि नहीं, ये स्टोरी मंडे को जानी है तो जानी है, तो उसके लिए फिर रात भर लोग लगे रहते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है कि वो ट्यूसडे तक स्टोरी में कुछ चेंजेस आ जाएं और मंडे तक हमें करनी है। तो सब लोग, ग्राफिक डिजाइनर से लेकर वॉइस ओवर आर्टिस्ट से लेकर जो स्क्रिप्टिंग कर रहा है, सब लोग फिर उसमें लग जाते हैं, फिर वो स्टोरी जाती है। बल्कि एक रिसेंट एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। लास्ट ईयर के अक्टूबर में एक डबल मर्डर हो गया इलाके में। तो हम्म उस वक्त क्या था, मेरे भाई की शादी थी। तो मैं भाई की शादी में उस वक्त जो इनविटेशन के कार्ड होते हैं वो पूरे रिलेटिव्स के बीच जा जाके बांट रहा था। तो ये था कि अब होता है कि बंदा चाहता है कि नहीं भाई, भाई की शादी है तो एक हफ्ते में काम नहीं करूं, एक हफ्ते चलो मैंने खुद को छुट्टी दे रखी है। लेकिन उस वक्त जो हमारी स्टोरी में 3-4 दिन की डिले हो गई इसमें, क्योंकि भाई की शादी थी। मैं सुबह निकलता था 5 बजे और लेट नाइट आता था, इनविटेशन कार्ड्स पूरे इलाके में रिलेटिव्स को बांट के लेट नाइट घर पहुंचता था। तो 3-4 दिन जो डिले हुआ, तो इलाके में फेसबुक से लेकर ट्विटर हर जगह बाइकट मैं मीडिया ये खबर क्यों नहीं चलाया, मैं मीडिया ने इस हम्म पर रिपोर्ट क्यों नहीं की। पूरा एक ट्रेंड होने लगा इलाके में, और कई कॉल्स आने लगे, कई थ्रेटनिंग कॉल्स आने अच्छा लगे। कई हाँ लोग अलग अलग तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाने लगे कि इसी का कुछ हाथ होगा इसलिए स्टोरी नहीं कर रहा है। अलग अलग थे, हम्म तो वो मेंटल हरासमेंट टाइप का ही है। फिर भाई लोग का कॉल आने लगा कि क्यों लोग ऐसे कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो फिर आप डर जाते हम्म, हैं जब बात, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे सब है, किसी से आप छुपा नहीं सकते चीजों को। सही बात। तो उसमें क्या हुआ कि हमने ये किया कि स्टोरी ये तो जल्दी से जल्दी जानी चाहिए, और स्टोरी हमें हम्म करनी भी थी। लेकिन मैं ये था कि भाई की शादी से पहले फ्री हो जाऊं फिर स्टोरी करेंगे। लेकिन जब इस हम्म तरह का खूब प्रेशर आने लगा, तो हमने ये किया कि इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी निकालते हैं। हमने 2 दिन में स्टोरी को शूट किया, उसके बाद स्क्रिप्टिंग की। रात में लेट नाइट सब लोग ऑफिस में रुके, मतलब जितने भी 3-4 लोग ऑफिस में रुके, हमारे ग्राफिक डिजाइनर वर्क हम्म फ्रॉम होम करके उसमें रात भर उस चीज को निपटा, ये किया। और रात में हमने लगभग 9-9:30 बजे तक इंडियन टाइम, नौ हम्म साढ़े नौ बजे तक हमने स्टोरी फाइनली पब्लिश किया। और पब्लिश करते ही बिल्कुल वो स्टोरी जो हमारी इतनी वेल रिसर्च थी कि बिल्कुल ही माहौल ही होता है ना, वो जो जज्बात ही बदल गए बिल्कुल। लोग फिर उसमें कमेंट करने लगे कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा, मैं मीडिया पे हमें भरोसा ही था। तो उस वक्त मुझे लगा कि ठीक है, लोगों के प्रेशर में हमने इतनी जल्दी अपनी पूरी टीम को करके स्टोरी एक अच्छी निकाल ली। लेकिन उस वक्त हम्म कभी कभी ये होता है कि क्या मैं वो एक हफ्ते की छुट्टी डिजर्व नहीं करता था। मतलब भाई की शादी थी तो ये था कि अब आप जाके लोगों को एक एक को कमेंट पे नहीं बताएंगे ना कि भाई मेरी भाई की शादी है, एक हफ्ते तो मुझे छुट्टी लेने दो। तो लेकिन लोग नहीं हम्म समझते हैं, वो पूरा वो चलने लगा। तो इस तरह का कई बार होता है। तो टीम को मोटिवेट करने के लिए सबसे बड़ा जो आपने सवाल ये था, तो एक वो चीज था। दूसरा जो सबसे बड़ी सबसे जरूरी चीज है, छोटी कंपनी में क्या होता है कि सैलरी बहुत ज्यादा लेट जाती है। तो एम्प्लॉय, खास के इंडिया में ये है कि ठीक है काम कर रहे हैं, छोटी कंपनी या नए एम्प्लॉय हैं, देंगे पैसा जब आना है। लेकिन हमारा है, हमारे एम्प्लॉयज को पता है कि जो फर्स्ट वीक है या फर्स्ट 2-3 डेज हैं, उसमें पैसे हमारे आ जाएंगे। कंपनी भले ही छोटी हो, पैसे नहीं जाने के लिए कहीं, वो आ जाएंगे। तो वो एक ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। तो लोग क्योंकि सही एक है। डेढ़ साल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कई कम से कम वो सब 1-1.5 साल 2 साल से जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं कि इतने दिन काम करो, इतने दिन ये करो। और पैसे जो सबसे बड़ी चीज है, जी वो टाइमली देते हैं। एक किसी का मैंने पढ़ा था आजकल चल रहा है वो काफी, कि आप 9 to 5 जॉब छोड़ते हैं और खुद से कुछ करना चाहते हैं, ये सोच के कि भाई कम काम करना पड़ेगा, कौन ऑफिस जाएगा और हम्म घोड़े की तरह, गधे की तरह ऑफिस में ना, मतलब एक फिक्स टाइम में बैठ के काम करेगा, अपना कुछ काम करते हैं।
लेकिन जब बंदा अपना काम करने लगता है उसे रियलाइज होता है कि वो 8 घंटे की शिफ्ट जो वो ऑफिस में कर रहा था वो बढ़ के कब 20 घंटे की शिफ्ट हो गई है उसे पता ही नहीं चलता। अब मैं आज का ही आपको शेड्यूल बताऊं, मैं सुबह 10 बजे से हूँ, अभी जस्ट मैं बिल्कुल 9 PM 10 AM निकला, 9 PM वापस आया। तो मैं किसी ऑफिस पे अगर जॉब कर रहा होता तो इतनी ऐसी शिफ्ट तो नहीं होती ना मेरी। तो वो लेकिन अपोजिट हो जाता है, आप सोच के चलते हैं हम्म लेकिन वो अपोजिट हो जाता है, लेकिन आप इंजॉय करते हैं तो करते रहते था। अच्छा, और आपने ऐसे नोटिस किया कि कौन सी टाइप की स्टोरीज को सबसे ज्यादा अटेंशन मिलता है? हैं। हाँ, हमारे साइड ज्यादातर पॉलिटिकल कंटेंट के पीछे लोग ज्यादा जाते हैं। हाँ, अच्छा। ज्यादातर, लेकिन उसके अलावा अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल पॉलिटिकल कंटेंट ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सीरियस स्टोरीज भी पे भी ज्यादा व्यूज आए, लोग देखें। और इसी इसी वजह से हम लोग कभी छोड़ते नहीं है, सीरियस स्टोरीज बिल्कुल करते रहते हैं। सही। कई बार होता है कि व्यूज हम्म अच्छे नहीं जाते हैं, फिर वापस कई बार होता है कि जाते हैं, व्यूज अच्छे नहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा बुरा लगता है, डिमोटिवेट होते हैं कि इतने महीनों महीने की मेहनत से हमने स्टोरी की लेकिन सिर्फ हम्म 10,000 लोग ही देख रहे हैं। लेकिन जब जी। जाता है, जैसे ये इथेनॉल प्लांट वाला जो स्टोरी है, ये हमने जब पहली बार पब्लिश किया था तो उस वक्त अराउंड 20,000 लोगों ने ही देखा। फिर हमने उसको अच्छा। इंग्लिश में सबटाइटल किया और उसको हम्म रिपब्लिश किया, और रिपब्लिश करते ही वो 3 दिन के अंदर वो 1 मिलियन पहुंच गया। तो कई बार होता है कि राइट ऑडियंस तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए भी नहीं हो रहा है, फिर अगले दिन अच्छा। पहुंच जाते हैं, तो कई बार रीशेयर सही करने बात पे है। चला जाता है। हम्म। अच्छा, और जो सबसे ज्यादा आपने देखा है कि मतलब रिवॉर्डिंग चीज सबसे ज्यादा एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए क्या रही है? मतलब बहुत, आई एम श्योर बहुत मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, मैं इमेजिन कर सकती हूँ 100%। बट लाइक टुवर्ड्स लाइक अब जब आप अपने लाइफ को देखते हैं, सबसे ज्यादा रिवॉर्डिंग चीज आपको क्या लगती है, ये जो आपने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो करी है? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं लगा था कि हाइपर लोकल मीडिया का ग्लोबल एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा है। हम्म तो उस वक्त क्या होता था कि उस वक्त मैं रिसर्च करता रहता था कि कौन है जो हमारे जैसे मीडिया हाउसेस को, हमारे जैसे छोटे कंपनीज को सपोर्ट कर सकता है। तो हम्म इसी दौरान 2020 के एंड में हमारी हम्म कॉलेज की एक मैम थी, उन्होंने, उनका एक मैसेज आता है कि यू शुड सी दिस, गूगल हैज दिस प्रोग्राम वाज कॉल्ड यूट्यूब क्रिएटर्स प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूब ओके। क्रिएटर्स प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यस। सो आई अप्लाइड फॉर दैट, लेकिन उसमें मुझे कोई होप नहीं था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतनी एक्सेप्टेबिलिटी है भी जीएनआई में जी। या गूगल जैसी कंपनी में हमारे काम का। उसमें सही। काफी उसमें कई राउंड्स हुए, एक इंटरव्यू फेज हम्म भी हुआ। तो जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में जो पैनल बैठी हुई थी, तो उस वक्त उनके रिएक्शन से हम्म भी कई बार लग जाता है कि नहीं, हम तो काम बेकार ही कर रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कुछ कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम्म उसके बाद तो मैं बिल्कुल ही होपलेस हो गया। उसके बाद मुझे मतलब कोई उम्मीद नहीं थी, ना उसे ना उम्मीद हो गया मैं कि कुछ होने वाला है। फिर अराउंड 1 डेढ़ महीने बाद जब रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा तो हो गया उसमें, मतलब वो वाज अ बिग प्रोग्राम। एक ही बार हुआ ही है, उसके पहले और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ वो। तो उसमें इंडिया से अराउंड हम लोग 5 ही जर्नलिस्ट थे पूरे इंडिया से, और उसमें बहुत अच्छा। सीनियर जर्नलिस्ट लाइक लाइक क्या कह सकते हैं, इंडिया के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं उसमें से वो लोग भी उसमें थे उस प्रोग्राम में। तो फाइनल जब लिस्ट आई, जब उनके बीच हमने अपना नाम देखा, तो लगा कि नहीं, काम की तो एक्सेप्टेबिलिटी है, कुछ है। तो उसके बाद फिर हम कभी हिम्मत नहीं आ रहे, उसके बाद जीएनआई के या किसी के भी जितने भी प्रोग्राम इस तरह के आते हैं हम सब जी। में अप्लाई करते रहते हैं, और होता भी रहता है, सिलेक्शन होता भी रहता है। अब तक जीएनआई के 3 प्रोग्राम में सिलेक्शन हो गया है। तो अच्छा। ये है कि अब लगने लगा है कि हम जो कर रहे हैं इसका एक्सेप्टेंस है और हम सही कर रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। उसके अलावा हम्म आईपीएसएमएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिया में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस को सपोर्ट करते हैं वो लोग। तो उन्होंने भी हमें 2022 से सपोर्ट करना शुरू किया है। तो वो इंडिया में बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को सपोर्ट कर चुके हैं, जो इंडिया की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है उसमें से जो बेहतरीन काम कर रहे हैं जी, जी। उनमें से कई लोगों ने सपोर्ट किया हुआ है। तो उनका भी जब सपोर्ट आया, उनको भी मैं लगातार एप्लीकेशन डालता रहता था 2019 से 20 से, लेकिन जब जी। फाइनली 2022 में आया तो लगा, उस वक्त भी ऐसा लगा कि नहीं, ये तो काफी
सही चीज है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जो डायरेक्ट जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उसके अलावा रिकॉग्निशंस कई बार होता है कि कई स्टोरीज में, जैसे एक यहाँ वेबसाइट है firstpost.com, यहाँ की काफी रिनॉन वेबसाइट है। तो उसमें हमारे इलेक्शन का जो कवरेज था उसके बारे में लिखा गया कि काफी डिफरेंट, और जब ग्राउंड पे आप रह के चीजों को समझते हैं तो वो हम्म। कितना सही रहता है और कितना परफेक्ट एनालिसिस आप देते हैं। तो इसके बारे में एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उसके बारे में एक चीज लिखा। तो वो चीज काफी सही लगता है कि बाहर के लोग भी देख रहे जी। हैं। अच्छा, मैं आपसे और बात पूछना चाह रही हूँ कि अब आपने जैसे कहा ये आप बड़े जर्नलिस्ट के बीच में आपने अपना नाम देखा, आप जो फास्ट जर्नलिस्ट जो गए थे, तो ये इसमें क्या जैसे फंडिंग प्रोवाइड करी गई, कोई रिवॉर्ड प्रोवाइड की गई, किस चीज के लिए थे ये प्रोग्राम? तो ये जितने भी मैंने नाम लिए सब में पहली बात तो फाइनेंशियल सपोर्ट है ही। और अच्छा जो है। गूगल के प्रोग्राम से जीएनआई जो फर्स्ट मैंने बोला, हम्म। तो गूगल के 3 में से 2 में फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग भी थी उसमें काफी। जो फर्स्ट अच्छा। प्रोग्राम था उसमें तो पूरा एक साल का ट्रेनिंग चला उसमें, हाँ। पूरे एक साल तक वो चीज चला। जो हमारा सेकंड जबरदस्त। प्रोग्राम था जीएनआई स्टार्टअप लैब्स, वो हम्म। 16 वीक लॉन्ग उसमें ट्रेनिंग चल रहा। तो उससे भी काफी चीजें समझ में आई कि कैसे आगे चीजों को करना है। और जो आईपीएसएमएफ है उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट है और गाइडेंस भी है, हर एक चीज करते हैं तो उनसे लंबा, उनके साथ पार्टी लंबी है। अच्छा, आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे किसी को जो ऐसे हाइपर लोकल जर्नलिज्म शुरू करना चाह रहा है अपने देश में, कंट्री में? क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? हाँ, तो मैं हाइपर लोकल जर्नलिज्म के लिए ही, क्योंकि ये सवाल बार बार आता है और कई जगह पे लोग पूछते हैं, तो जो एक 3P फॉर्मूला मैंने बना लिया है आपके। 3 चीजें मुझे लगता है कि जो मेरा जो जर्नी रहा है, वो पहला हम्म। एक चीज आपको देखना है अपना प्रिविलेज। कई बार लोग प्रिविलेज को पॉजिटिव उसमें लेते हैं कि नहीं, हम्म। अच्छे जगह पे आप मतलब सही परिवार में और सही जगह पे बड़े शहर में से हैं हम्म। तो वो प्रिविलेज है। लेकिन मैं उसको अलग तरीके से देखता हूँ कि आप अपने प्रिविलेज को ऐसे देखिए, जैसे मेरा प्रिविलेज ये है कि मैं इस नेग्लेक्टेड, इस पिछड़े इलाके से आता हूँ, तो मैं यहाँ के दर्द को समझता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ। तो मैं क्योंकि इस इलाके का हूँ, दैट्स माय प्रिविलेज। किसी यस। के लिए, जैसे आपके लिए प्रिविलेज ये हो सकता है कि आप वुमेन इश्यूज पे काम कर सकते हैं। मतलब एक एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ये एक प्रिविलेज हो सकता है। किसी के लिए प्रिविलेज हो सकता है कि वो बड़े शहर में रह रहा है और वहाँ की स्टोरीज को, जो वहाँ की चीजों को और कोई नहीं समझता है कि अंडरग्राउंड क्या चल रहा है वहाँ के जी। उन चीजों। मतलब होता है कि कई बार शहरों में, बड़े शहरों में हो क्या रहा है वो लोगों को पता नहीं होता है कि वहाँ पे कई बड़ी बड़ी चीजें रातों रात हो जाती हैं और पता नहीं चलता। तो वो अगर आप उस चीज को समझ पाते हैं तो वो आपका प्रिविलेज है। पैशन है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है, हम्म। क्योंकि अगर आपके पास पैशन नहीं होगा तो आप कई बार जरूरत पड़ी तो 12-12 घंटे काम नहीं कर पाएंगे। कई बार जी। जरूरत पड़ी, जैसे अभी आपके इंटरव्यू के बाद मुझे 4-5 घंटे बैठ के एडिटिंग करनी है, तो वो पैशन से ही आता है कि अभी मैं इंटरव्यू के जस्ट बाद चाय पीऊंगा, कॉफी पीऊंगा, फिर मैं काम पे लग जाऊंगा। तो वो पैशन बहुत ही जरूरी है। पैशन के बिना जर्नलिज्म ट्राई ही नहीं करना चाहिए किसी को, मैं तो कहता हूँ। ज्यादातर लोग आते हैं कि जर्नलिज्म में मतलब एंकर बनेंगे और वो हम्म। लोग जानेंगे। इंडिया में ज्यादातर ये कल्चर है, लोग बाई फेस जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए पैशन जरूरी है, वो डेडिकेशन जरूरी है। तीसरा, अगर आप इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं तो पैशन के बाद पेशेंस जरूरी है। सब्र जो है वो बहुत जरूरी है। तो जी। ये 3P है, प्रिविलेज, पैशन और पेशेंस। ये 3P फॉर्मूला मुझे, जो मेरा अपना है, और किसी के लिए रास्ता अलग भी हो सकता है। तो आप क्या देखते हैं अपना फ्यूचर 5-10 इयर्स में? हम्म। तो 5-10 ईयर्स में ये है कि मेरा ये टारगेट है कि आगे जाकर जो इस तरह के कई इलाके हैं, जैसे मैंने अभी बोला सीमांचल हिस्टोरिकली नेग्लेक्टेड है, तो आसपास और स्टेट्स में और इंडिया में कई ऐसे इलाके हैं। तो अगर हमने एक्सपेंड किया तो इस तरह के जितने इलाके हैं जहाँ पर मीडिया बिल्कुल, जो मीडिया डार्क है और वहाँ मीडिया बहुत ही रेयरली जाती है या स्पेशल ओकेजन्स पे जाती है, तो उन जी। जगहों पर हम अपने एक लोकल टीम खड़ा करें, वहीं के लोगों की, वहीं के कम्युनिटी की, वहीं के यूथ्स की टीम खड़ा करें और फिर वहां की स्टोरीज हम लेके आए। तो आगे हमारा यही प्लान है। लेकिन फिलहाल जो नेक्स्ट इमीडिएट 1-2 साल की अगर बात करें, तो हम जिस इलाके पे काम कर रहे हैं यहाँ पर हम जा, और ज्यादा डीप जाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम हाइपर लोकल की बात करते हैं तो बिल्कुल विलेज लेवल तक एक एक विलेज को हम टच करना चाहते हैं।
तो वहां तक मतलब हमारे इस तरीके से लिंक्स हो, वहां तक हमारे हमारे पास ट्रेंड वॉलेंटियर्स ही, अगर हम कह लें उसको, जर्नलिस्ट ना कहें तो कम से कम वॉलेंटियर्स ही हो जो हमें वहाँ के इनपुट्स दे सके। इतना हम इतना हाइपर लोकल जाना चाहते हैं, ये है। तो आगे जब हम जाएंगे, क्योंकि अब ये आगे हमने एक ऐप लाने की भी कोशिश की थी कुछ साल पहले, कि अच्छा। जब हम एक इलाके से बाहर कई इलाके में जाएंगे तो ऐप एक हम्म। फ्यूचर हो सकता है। तो आगे हम्म। हम अभी भी उस प्लानिंग में हैं कि हो सकता है कि 2-3 साल के बाद अगर सब कुछ सही रहा, 1-2 साल के बाद, अभी भी कुछ लोगों से बात चल रही है कि अगर हमें सही डेवलपर और एक सही टीम मिल गई तो हम ऐप लेकर दूसरे इलाकों में भी इसी तरह की हाइपर लोकल जर्नलिज्म कर पाए, और वो एक लाइक कुछ ऐसा हो कि मिक्स ऑफ सिटीजन जर्नलिज्म एंड हाइपर लोकल जर्नलिज्म। सिटीजन कोई आप इस तरीके से ट्रेंड करते हैं, वॉलंटियर बेस बनाते हैं कि वो सही। चीजों को समझ सके कि और न्यूज क्या है, न्यूज मतलब वो सेंस कर सके उस चीजों को, और क्या न्यूज वर्दी है। मतलब कई सही। बार होता है कि आप लोगों के, जैसे आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया है तो उस पर तो लोग कुछ डाल ही देते हैं, आ ही जाता है, लेकिन उसमें हर एक चीज न्यूज वर्दी नहीं होता। न्यूज वर्दी हम्म। क्या है, उसके लिए एक समझ जरूरी है कि उस एक समझ डेवलप करें कि हर एक चीज न्यूज वर्दी है क्या, न्यूज वर्दी है क्या नहीं है। तो उसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी है। फेक न्यूज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में आज। जी। तो जी। वो फेक न्यूज को टाइमली काउंटर करना बहुत जरूरी हो जाता है कई कई बार, सही। कई केसेस में। तो इस पर भी हम काम करना चाहते हैं कि जहां भी हम काम करें हाइपर लोकल जर्नलिज्म, तो उसके साथ फेक न्यूज को काउंटर करने के लिए, फेक न्यूज हम्म। को जल्दी से जल्दी वेरीफाई करने के लिए एक मशीनरी हम डेवलप कर पाए अपने ऐप के थ्रू, जिससे कि हम जो है उन इलाकों में एक तरीके से कह सकें कि जिन इलाकों को स्पेशली ज्यादातर टारगेट किया जाता है, पॉलिटिकली टारगेट किया जाता है, इफ आई मे यूज द राइट वर्ड, कि पॉलिटिकली टारगेट किया था, उन इलाकों में हम एक शील्ड की तरह बनकर खड़ा होना चाहते हैं कि वो फेक न्यूज को भी काउंटर करें, वहाँ की इश्यूज को भी उठाए और वहाँ के लोगों को भी एम्पावर करें। हम्म। सबसे मुश्किल पार्ट क्या है बीइंग अ जर्नलिस्ट? हम्म सबसे मुश्किल बात यही है जो मैंने पहले कहा था कि वो चीज बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए। कई बार आप कोशिश करते हैं कि एक ब्रेक लें, एक सेल्फ टाइम होना चाहिए। ये जर्नलिस्ट की ही बात नहीं है, ये जब आप एक स्टार्टअप कल्चर पे आते हैं और एक अपना खुद का काम करने लगते हैं, तो वो बहुत ही वो होने लगता है कि नहीं, अब मुझे खुद के लिए एक टाइम चाहिए। कई बार आप सोचने लगते हैं कि काश कोई और होता, मैं आया करके बाकी का काम कोई और देख लेता। तो ये चीज होता है, ये हमेशा मिस करता हूँ मैं एक तरीके से। रिग्रेट कभी नहीं होता, क्योंकि ये पैशन है तो हमेशा हम लोग उसको, अब लेट नाइट ही करना है तो करना है, रिग्रेट नहीं रहता। लेकिन ये एक चीज हमेशा रहता है कि नहीं, शायद इसको किसी और तरीके से किया जा सकता है, या शायद थोड़ा इसको और सिस्टमेटिक किया जा सकता है कि वर्कलोड थोड़ा कम हो सके। ये हमेशा कोशिश रहती है, लेकिन धीरे धीरे करके होगा। उसके अलावा हम लोग क्योंकि हाइपर लोकल जर्नलिज्म करते हैं, तो हम जहाँ रहते हैं वहीं की खबरें हम कर रहे हैं। तो एक हम्म। कांस्टेंट वो रहता है कि अगर आपने कुछ ऐसी स्टोरीज, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है जो किसी को डिसअपॉइंट कर सकता है, तो एक कांस्टेंट थ्रेट फील होता है कि नहीं, जी। आप वहीं रह रहे हैं जहाँ से आपने स्टोरीज की है। तो पीपल पीपल एग्जैक्टली नो हु यू आर, वेयर डू यू लिव। तो वो एक थ्रेट हमेशा हम्म। बना रहता है। कई बार होता है कि आप बाहर से आए, आपने स्टोरीज की, कई स्टोरीज की हम्म। और यहाँ से चले गए, तो नो वन केयर्स कि आप आए स्टोरी करके चले गए, उनको पता भी नहीं है कि वापस आपको कांटेक्ट वो कैसे करें। लेकिन हमारा क्या है कि हम यहीं रह रहे हैं, तो वो एक थोड़ा सा वो लगता है कि उस पे हम्म। वो एक थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं है, हाँ, मैं मतलब वही पूछने अब वाली तक, थी। हाँ हाँ हाँ, अब तक कुछ हुआ नहीं है मतलब। लेकिन ये रहता है कि अब तक ज्यादातर जो चीजें हुई हैं ऑनलाइन ही, ऑनलाइन बाइकट, ऑनलाइन थ्रेट्स, ऑनलाइन ट्रोलिंग, वो ज्यादा है। So that was it for the interview. Thank you so much, संजय। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और सारी चीजें जान के, and it gave me a very broad insight on what goes on in the media industry India में. So thank you so much for your time, and it was a pleasure having you and talking to you. See you. Thank you, Anna. I wish you all the best for your Wish you career, all the best. and whatever you do, may you do the best.
थैंक यू। तो इसके बारे में एक सीनियर जर्नलिस्ट ने उसके बारे में एक चीज लिखा, तो वो चीज काफी सही लगता है कि बाहर के लोग भी देख रहे जी। हैं। हम्म। मैं थोड़ा ज्यादा बोर कर रहा हूँ, आपको नींद आ रही नहीं 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 नहीं, वो है? अरे गलत टाइम पे आ गई मुझे यार ना। ऐसे ठीक है, ठीक है। बहुत मजा आ रहा है लाइक ये बातें सुन के, लाइक मैं ये इतनी तारीफ सुन रही हूँ कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो तो जो मैं पूछ रही हूँ वो उससे रिलेटेड भी नहीं है। मेरे पास भी है, वही तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कब आएंगे। मुझे नहीं लगता अभी आएंगे क्वेश्चन, आए तो अपने ही बना लिया मैंने, मतलब पूरा पेपर ही भर लिया अपना। इतना इंटरेस्ट आया आपकी कहानी में। है तो